नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं कौशल गुप्ता आप सभी का यहाँ पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सुबह 8 बजे आप सभी की करंट अफेयर्स की क्लास चली थी और उसके बाद 12 बजे आप सभी की मध्यकालीन भारत इतिहास चल रही है। फिर शाम को 6:30 बजे आप सभी की इस समय भारतीय भूगोल में नदियों पर मैं स्पेशल क्लासेज लेकर आ रहा हूँ। तो ये सभी जो स्पेशल क्लासेज ये आपकी B.Ed प्रवेश परीक्षा के लिए है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो है क्लासेज ये सभी राज्यों के लिए है। इसमें ऐसा नहीं है कि यूपी के लिए अलग है या फिर राजस्थान के लिए अलग या बिहार के लिए अलग। देखिए ये सब जो क्वेश्चंस ये सब हर राज्य के B.Ed में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैंने इस बार अपने थंबनेल में भी लिख दिया कि सभी राज्यों के लिए है। और साथ ही साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। भैया आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, देखने तो आ रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं करेंगे तब तक उन्हें पता नहीं लगेगा कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है, क्लासेस पढ़ाई जाने लगी हैं और उन्हें फिर देर में पता लगेगा तो वो फिर आपसे नाराज़ भी होंगे। तो आप ऐसा गलत काम ना करें, उन्हें बताएं, उन्हें सूचित करें। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये केवल ऐसा नहीं कि केवल B.Ed के पेपर के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ जो करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स सब में के लिए वही रहना है, क्योंकि जो जनवरी में हुआ है वो जनवरी में वही हुआ पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए जो है 2020 के जनवरी का जो है पूछ लिया जाएगा। 2021 के एक साल का करंट अफेयर्स अगर आपसे कहा जाता है तो वो करंट 2021 का ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं वही से ही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोग जो सुबह 8 बजे क्लास चल रही करंट अफेयर्स की उसे आप लोग देखना एकदम पसंद नहीं करें, मैं देख रहा हूँ। और यही बहुत बड़ी भूल करते हैं आप लोग। मैं बहुत लंबी क्लासेस नहीं चलाऊंगा। ये करंट अफेयर्स क्लास हर महीने में 10-12 दिन या 15 दिन चलेगी बस। बाकी फिर 15 दिन जो बचेगा, 15 से 20 दिन, उस दिन कुछ अलग सब्जेक्ट चलेगा। ये हर महीने की स्टार्टिंग के जो है 10 से 15 दिन केवल करंट अफेयर्स चलाया जाएगा। उसके बाद उस टाइम पे कुछ अलग क्लासेस चलाई जाएंगी, ठीक है। तो ये जो आपका समय है, ये अभी 6 क्लासेज हो गई हैं। कुछ जो इसके 5 से 7 क्लासेज जो बची हुई हैं उसमें आपको मैं ये कवर कर दूंगा, फिर नेक्स्ट मंथ का आपको पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए आपसे एक निवेदन है कि आप लोग जो है उसे करंट अफेयर्स को पढ़ते रहे, वरना बाद में जो यूपी में 5 से 7 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, बाद में यही आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन जाता है। और ये 5 से इस बार एक एक सीट के लिए कितनी मार हुई आपको अंदाज़ा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगले आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने दोस्तों को शेयर कर दिया होगा, साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और आप लोग अगर मुझसे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो इसी स्टडी विद कौशल के नाम से है, वहाँ पर आप लोग मुझसे जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं जो कि स्टडी विद कौशल के नाम से मिलेगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। सल्तनत काल में व्यापार की स्थिति कैसी थी, बताइए। जो सल्तनत काल यानी कि जो आप जानते हैं सल्तनत काल किसे कहा जाता है, जो आपके क्या नाम है, लोधी वंश आए और खिलजी वंश आए, ये सबको जो है सल्तनत काल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें व्यापार की स्थिति कैसी थी पूरा ओवरऑल पूछा जा रहा है। और ऐसे ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ ना, अगर आप लोग 12th तक का इतिहास सही से पढ़े होंगे तो उसी के तक का है। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं बहुत हाईयर क्वालिफिकेशन की जो है चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ें लेकर आता हूँ। जी भैया, अगर आप लोगों ने 12th भी सही से पढ़ा होगा इतिहास तो आप लोग इस सब का सही जवाब दे देंगे, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब क्या दिया है, क्या कि ABCD में से जितने लोगों ने यहाँ पर क्या उपर्युक्त सभी जवाब दिया, जी भैया बिल्कुल सही। इस समय जो है नगर जो है व्यापार के प्रमुख केंद्र थे और बंजारे व्यापारिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते थे। इब्न बतूता ने अपने जो वर्णन किया था उसमें दिल्ली को इस समय का सबसे सुंदर नगर बताया था और व्यापार के लिए चांदी के टंके का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। समझ गए। आपको इब्न बतूता पता ही है कि वो जो है किसके साथ भारत आया था, ये सब मैंने पिछली क्लासेज में बता दी हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ रोज़ क्लासेज करो, हर छोटी छोटी जानकारियाँ जो क्लासेज में बताइए। यार 20 से 25 मिनट की क्लास लेता हूँ, अगर आप लोग ये नहीं ले सकते तो आप लोग फिर क्या सपना क्यों देख रहे हो। आप लोग सपना देखना छोड़ दो अगर आप 20 से 25 मिनट की क्लास नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए मैं छोटी छोटी क्लासेज लाता हूँ कि आपका समय ना जाए। आप लोग जो है अभी थोड़ी थोड़ी करके आदत डालें कम से कम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है, सूफी संत इनमें से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे, मतलब वो इनमें से किस चीज़ को फॉलो करते थे, बताइए। ABCD में से प्रश्न पढ़िए, आराम से जवाब दीजिए सभी लोग। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग को बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का,
डी जी भैया, 1, 2 और 3 कि सूफियों ने जो है ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए प्रेम साधना का उपदेश दिया। बिल्कुल सही बात। वो कहते थे आप लोग साधना करिए और जो है पूरे प्रेम से करिए तो आपको जो है ईश्वर के निकट आप लोग पहुंच जाएंगे। दूसरा था सूफी जो है वो मनुष्य मात्र के आदर पर अधिक बल देते थे। यही हम आज भी कहते हैं और यही सब धर्म का एक ही निचोड़ है कि मनुष्य हो तो मनुष्य का आदर करो। और हमारे हिंदू धर्म में तो पेड़ पूजा हर सभी चीज़ों की आदर की बात की गई है। मैं यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि किसमें क्या कहा गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका अगला पॉइंट, ये जो अगला पॉइंट कह रहा है कि सूफियों का पीर हिंदुओं के गुरुओं के समान था। देखिए सूफियों का विश्वास था कि लोगों को पीरों के उपदेशों को मानना चाहिए और उनका जो पीर था वो हिंदुओं के गुरु के समान था। पास पड़ोस के नगर और गाँव के लोग जो है पीरों के उपदेश को सुनने आते थे। जैसे आप लोग सत्संग सुनने जाते हैं या जैसे भागवत गीता सुनने जाते हैं, कुछ वैसा ही था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 1, 2, 3 जवाब दिया है वो सही कर ले। अगर आपको नहीं पता सोचिए, यहाँ से आप लोग अगर क्विज करते हैं, एक प्रश्न में आप 3-3 चीज़ें पढ़ते हैं, उसका सही जवाब देते हैं, कितना कुछ जानने को मिलता है। इस 20 से 25 मिनट क्लास में आप कितना कुछ जान देगा। इसका नोट्स बना ले, इसको रिवीजन कर ले, मैं जो PDF दूँ उसमें रिवीजन कर लें, तो सोचिए आप लोग कितना आगे चले जाएंगे। आप लोग का जो सपना है कितनी आसानी साकार हो जाएगा। लेकिन आप लोग सुनने को तैयार नहीं है ना। आप लोग ना शेयर कर रहे हैं ना खुद जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि सूफी संप्रदाय के विभिन्न संतों का जो निवास स्थान था वो किसका निवास स्थान कहाँ था, बताइए किसका निवास स्थान कहाँ था। इस चारों में से देखिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मिलान करना तो बताइए इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा। ये है सूफी संत और ये है उनका निवास स्थान। मोहिउद्दीन चिश्ती जी थे, बाबा फरीद जी थे, शाह आलम बुखारी थे और गैसूर दराज जी थे। नहीं याद हो तो यहाँ से जो है आप पता कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है, मैं तो अभी जवाब दूंगा ही। और जान लीजिए कि मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप 12 तक का इतिहास भी सही से पढ़े हैं तो 19 तक में से मैं आपके लिए क्वेश्चंस ला रहा हूँ। क्योंकि आप लोग यार जब B.Ed का पढ़ते रहो तो 12 तक का तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए 10 तक का ही काम आएगा, 12 तक का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या दिया है, C, क्या कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो अजोधन या पाकपाटन, ठीक है। और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में रहते थे, ठीक है, सॉरी माफ़ करिएगा, हाँ अजमेर में रहते थे। और फिर आपके जो क्या नाम है बाबा फरीद थे, बाबा फरीद जी आपके कहाँ रह गए, अजोधन या पाकपाटन में। शाह आलम बुखारी आपके गुजरात में और गैसूर दराज जी गुलबर्ग में रहते थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो चिश्ती संप्रदाय आप लोग जानते हैं ना, वो इन्हीं मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने स्थापना की थी, ठीक है। और इस संप्रदाय के लोग जो है धर्म सभाएं करते थे, जिसे महफिल का, जैसे आप लोग कहते हैं महफिल जमा देंगे, तो महफिल का मतलब था कि पहले महफिल का मतलब था धर्म सभाएं, लेकिन अब महफिल का मतलब कुछ अलग हो गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए भक्ति आंदोलन आप लोग जानते हैं कि आपके कितना इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारत में कुछ टॉपिक जैसे मुगल काल जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट भक्ति काल भी होता है, ठीक है। सूफियों से ज़्यादा भक्ति काल इंपॉर्टेंट है। और मध्यकालीन में मुगल काल सबसे ज़्यादा, सल्तनत काल, मुगल काल, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब ये जान चलिए यही मध्यकालीन इतिहास है ही, ऐसा जान के चलो। बाकी या न क्वेश्चन इधर उधर से आ जाएं, तो इसीलिए मैं यही सबको से पढ़ा ही रहा हूँ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया क्वेश्चन नंबर 4 का कि कौन सा कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है, तो बताइए भैया कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए कौन सा सही है। जितने लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या दिया है, डी उपर्युक्त सभी। जी भैया जितने लोगों ने उपर्युक्त सभी जवाब दिया वो सही कर ले। देखिए जो तमिल देश के अलवार और नयनार संत थे, इन्होंने कहानी और गीतों के द्वारा जो है भक्ति भावना की परंपरा को जो है आगे बढ़ाया था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा। और इसके जो समर्थक थे, जो ये भक्ति आंदोलन लेकर चला था, इसमें जो साधु संत जो है ज़्यादातर ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है। और इन्होंने जो है ये बताया कि मनुष्य और ईश्वर का संबंध जो है वो प्रेम भाव पर आधारित है। जैसे कि मैंने अभी पिछले प्रश्न में कराया कि पीरों ने क्या कहा था कि मानव का आदर करो, ठीक है। उसी तरह से इन्होंने भी प्रेम भाव पर कहा। और इन लोगों ने बहुत अच्छी बात की, धार्मिक कर्मकांडों, जो धार्मिक आप कर्मकांड करते हैं विभिन्न उसकी जगह है कि आप ईश्वर की जो है अच्छे से उपासना करें और ज़्यादा कुछ पर मत जोड़ दें। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ABCD तीनों जवाब दिया वो सही कर ले। यही बात इन तीनों प्रश्नों में भी, सॉरी इन तीनों पॉइंट्स में कही गई हैं। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के दौरान विभिन्न साधु संतों ने जो है अलग अलग स्थानों के धर्मोपदेश दिए। अच्छा मैं देखता हूँ अपने हिंदू धर्म में इतने देवी देवता है, चट्ट महारानी, पट्ट महारानी, फिर
मतलब कितनी तरह के हैं। मैं मतलब एक दिन बैठ रहा था, ऐसे सुन रहा था, घर में होता नहीं है कि जैसे बुजुर्ग औरतें औरतें बात कर रही थी तो मैं सुन रहा था। मैंने कहा एक दुरदुरिया कुछ ऐसा होता है, ठीक है, हम लोग के साइड में होता है, उधर साइड में। और फिर जो एक चट महारानी है, ऐसी छोटी छोटी तमाम, मतलब मंदिरों का तो पूछो ही मत, ठीक है, खुलती रहती हैं। एक कोई पिन्नी करके चलता है। मैंने कहा क्या है, धर्म है कि मतलब बस सब मिक्सअप होता चला जा रहा है कि जो भी महारानी एक मान लो, जो भी माता मान लो, बस पूजने लग जाओ यार। और करते समय एक ही चीज़ है, उपासना करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, उनको जो है फूल चढ़ाते हैं और बस मन्नत मांगते हैं। तो वो तुम नए भगवान मानने से अच्छा है तुम्हारे पास जो भगवान है उन्हीं से मांग लो, क्योंकि बात तो उस घूम फिर के एक ही होनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है कि जो विभिन्न साधु संतों ने अलग अलग स्थानों से धर्म उपदेश दिए थे, तो बताइए किन्होंने कहाँ पर धर्म उपदेश दिए। तो सही तरीके से लिखा हुआ है, मतलब चैतन्य ने क्या बंगाल में दिया था, ज्ञानेश्वर ने क्या महाराष्ट्र में दिया था, गुरु नानक ने क्या पंजाब में दिया था, तो ये कबीर जी ने क्या बंगाल में दिया था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 1 2 3 4 4 ऑप्शन हैं। बताइए क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। बताइए इसका सही जवाब क्या है। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसीलिए जो है थोड़ा सा समय लग सकता है आज, लेकिन आप लोग आराम से क्लास पूरा देखिएगा और जो चीज़ें नहीं जानते उसको अच्छे से नोट करिएगा और नोट्स बनाइए। भाई कह रहे इस समय नोट्स बनाइए, अभी नोट्स बनाएंगे बाद में बहुत फ़ायदा होगा, बाद में नोट्स बनाने के लिए आपके पास समय नहीं होंगे। तो जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का क्या जवाब दिया, बी 1 2 और 3, जी भैया जितने लोगों ने 1 2 और 3, यानी कि चैतन्य ने बंगाल में, तो ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में, तो गुरु नानक ने पंजाब में दिया था, जबकि कबीर जी ने बंगाल में नहीं दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इन्हीं गुरु नानक जी ने जो 5 कक्के जिसे पंचककार कहते हैं, जो केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा धारण करने की बात कही थी, आप जानते ही ये सबसे ज़्यादा मशहूर है अभी भी। किन दो भाषाओं के सम्मिश्रण से हिंदू भाषा बनी है, सॉरी उर्दू भाषा बनी है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए फटाफट बताइए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। ऐसे आसान प्रश्नों के लिए बहुत ज़्यादा रुकना भी दिक्कत होती है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर भी हिंदी और फारसी जवाब दिया, जी भैया जितने लोगों ने हिंदी और फारसी जवाब दिया है वो सही कर लें, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं। वैसे उर्दू का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए क्या होता है, तो उसका शाब्दिक अर्थ है शिविर। क्या है, शिविर। अगर उर्दू का पूछा जाए शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शिविर है। और इसमें क्या होता था कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ फ़ारसी लोग भी रहते थे और हिंदू के लोग भी रहते थे, तो आपस में जब वार्तालाप करते थे तो इसी से जो है उर्दू का जो है एक जन्म हो गया था। होता नहीं है कि हम लोग आपस में कोई भाषा बोलने लगते हैं, जैसे हम लोग के साइड और कहाँ गए रहा हो और काऊ खात है हो, जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं तो एक लैंग्वेज चल गई तो ये चलने लगी। ठीक है, वैसे ही है, चलन में आ गया फिर चलते चला गया। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या है। साहित्यकार है और उनके भाषा लेखन कार्य जो है किस भाषा में, बताइए। कंबन, अमीर खुसरो, विद्यापति, ये बताइए किस में से कौन सा युग में सही है। बताइए इनके सामने कौन सा युग में सही है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट जवाब देते रहिए, क्वेश्चन के आगे भी बढ़ते हैं। अभी हम लोग आधे रास्ते पहुंचे हैं तो जल्दी से क्लास को भी ख़त्म करना है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब क्या दिया, केवल 1 और 3, जी भैया कंबन जी ने तमिल में, तो वहीं विद्यापति जी ने मैथिली में लिखा था, जबकि अमीर खुसरो जी का तेलुगु भाषा से दूर दूर तक कोई लेना देना था ही नहीं। तो आप लोग अगर ऐसे ही देख लेते तो आप लोग बड़े आसानी समझते कि जहाँ जहाँ 2 है वो अपने आप गलत हो जाएंगे। आप लोग को प्रश्न देखिए फिर उत्तर मिलाइए। देखिए अमीर खुसरो का तेलुगु का 2 नहीं होगा, तो देखिए 2 किस में नहीं है, तो तीनों, तो देखेंगे बी में केवल 2 नहीं है, बाकी तीनों में 2 है, यानी कि हो ही नहीं सकता। कितना आसान है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, समझ रहे हैं ना। थोड़ा स्मार्ट खेलोगे तो खुश रहोगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में वास्तुकला से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। वास्तुकला आप जानते ही हैं कि सल्तनत काल में जो है स्टार्ट हुआ था, मुग़ल काल में तो ये अपने बहुत ही ऊंचे समय पर पहुंच गया था, और शायद जहांगीर के समय में ही जो है ये अपने उच्च काल में था। जहांगीर ही थे कि शाहजहाँ थे, एक कन्फ्यूजन है। शायद शाहजहाँ जी ने वास्तुकला पे मतलब बहुत जोर दिया था, जहांगीर जी ने जो है चित्रकारी पर बहुत जोर दिया था, जहाँ तक मुझे याद है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है कि कौन कथनों पर विचार कीजिए जो सही हैं। बताइए ए बी 1 2 3 में से कौन से कथन सही है, फिर उत्तर देखिए, बताइए कौन कौन से उसमें से ऑप्शन हो सकते हैं जो इन तीनों में से सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या केवल 1 2 3, यानी कि सारे। बताइए इनमें से कौन सा सही है।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है 1, 2 और 3, यानी कि क्या, जो सल्तनत काल में पारस और मध्य एशिया से तुर्क और अफ़गान आए थे, उन्होंने अपने साथ वास्तुकला की नई शैलियाँ तकनीक लाए थे। ठीक है, और इसी के सम्मिश्रण से जो है जो प्राचीन भारतीय शैलियाँ थी वो जो है क्या, नवीन रूपों का विकास हुआ। मतलब कुछ अफ़गान और जो तुर्क है वो अपने साथ वास्तुकला लेके आए, प्लस जो भारत में था वो, तो उन दोनों के सम्मिश्रण से जो है जो प्राचीन भारतीय शैलियों का मिला करके एक क्या, नया शैली तैयार हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को, यानी कि पहला सही है। दूसरा ये भी जान लीजिए कि इस समय दो महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी, मेहराब और गुंबद। गुंबद जो है अर्धवृत्ताकार खोखली छत से होता था। ठीक है, आप अभी भी जो गुंबद देखते हो, देखिए अर्धवृत्ताकार होता है, पूरा गोल नहीं होता, आधा होता है, और खोखली छत माने कि उसमें आप देखेंगे तो नीचे से पूरा खोखला होता है, जैसे आप देखते हो गुंबद नुमा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, और आखिरी जो क्या कह रहा है कि ऊंची सकरी मीनारों का निर्माण होता था। ये देखिए, ये दूसरी शैली थी जिसका प्रयोग जो है इमारतों के निर्माण में होता था। जो इमारत बनते थे उसमें जो है ज़्यादातर ये ऊंची सकरी मीनारों का निर्माण बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों पॉइंट सही हैं। अगला प्रश्न है कि ये आपको सामने दिए गए हैं और बताइए कि ये जो इमारत है कुतुब मीनार, अटाला मस्जिद, जहाज महल, ये किस किस स्थान पर है। अगर सही है तो बताइए कौन कौन से सही स्थान पे हैं, क्या सारे सही है कि कुछ सही हैं, बताइए। ऑप्शन है 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, बताइए चारों में से, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 1, 2, 2, 3, 1, 3 और 1, 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। जितने लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दिया है 1 और 3, यानी कि सी, वो सही कर लें कि क्या है कि अटाला मस्जिद अहमदाबाद में ना होकर जौनपुर में है। यानी कि अटाला मस्जिद हमारे जौनपुर में स्थित है, या अहमदाबाद में नहीं है, बाकी दोनों सही स्थित हैं। देखो कुतुब मीनार दिल्ली में, इसमें तो आपको कोई शक होना नहीं चाहिए, यानी कि जिसमें एक एक है वो आप ढूंढ लो, हाँ, यानी कि बी नहीं होगा। अब अटाला मस्जिद, और अटाला मस्जिद भैया अभी कल ही मैंने बताया था कि अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में स्थित है, अभी कल की क्लास में मैंने बताया है। तो आप कल की क्लास भी अगर किए होते तो आज ये गलत नहीं करते। तो यानी कि दो जिसमें वो हटा दो, यानी कि एक सही है तो दो गलत है, तो दो गलत किसमें देख लो, सब में सी को छोड़ करके, आसानी से हो गया। अब इससे ज़्यादा क्या अच्छे से पढ़ाऊँ भैया, सब कुछ तो पढ़ा रहा हूँ, और वही से कुछ अब प्रश्न, अब पता है धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ प्रश्न रिपीट होते मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अब मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ तो आप चीज़ें जान रहे हैं, बाद में वैसे ही प्रश्न रिपीट होंगे, वैसे ना होकर के कुछ अलग तरीके से होंगे, लेकिन जो थ्योरी पोर्शन है वो वही रहेगा। बताया ना कि अकबर का जहाँ जन्म हुआ था वो वहीं रहेगा, बस पूछने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, वो किस हिसाब से पूछ ले। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बीदर का जो मदरसा है वो किस शैली में जो है बनाया गया था, मतलब बताइए उसका उदाहरण क्या है। जो बीदर का मदरसा है, आप जानते हैं कि जो बीजापुर का गोल गुम्बद और बीजापुर के बादशाहों में से एक का जो मकबरा है वो सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से है, और ये कहा जाता है कि इस इमारत का गुम्बद संसार के सबसे बड़े गुम्बदों में से एक है। ठीक है, और ये किस शैली में बनाया गया था, तो ये जो है आपके फारस शैली में बनाया गया था। जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया वो सही कर ले, यानी कि जो बीदर का मदरसे का जो गुम्बद है, ऐसा माना जाता है कि वो बहुत बड़े मतलब उनमें से एक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और भाई अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो यार, आप लोग शेयर करने में पता नहीं क्या कंजूसी करते हो। सल्तनत काल में सुदूर दक्षिण के किस नगर का दुआरते, बारबोसा, नूनेज और पेश जैसे विदेशी यात्रियों ने वर्णन किया है, बताइए। ये सब पता है, ये सब नाम आप 12th का इतिहास, मतलब आप 10th 11 12th अगर आप लोग इतिहास की बुक उठाएंगे ये सारे नाम आपको मिलेंगे। आप लोग के लिए लग रहा होगा ना, अरे ये कौन सा नाम है, ये नाम वही है, बस आप लोगों ने उसमें पढ़ते समय ये नहीं सोचा था कि कल को जब हम लोग पेपर देंगे तो उसमें ऐसे ज़रूरत पड़ेगी। आपको उतनी ज़रूरत तो समझ नहीं आई थी, लेकिन ज़रूरत है, और उस ज़रूरत को चलिए कोई नहीं, आप लोग भूल भी गए हो तो मैं हूँ ना याद दिलाने के लिए, आप लोग बस आराम से पढ़ते रहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या हम्पी नगर जवाब दिया, जी भैया हम्पी नगर में जो है हम्पी जो नगर था इसका वर्णन दुआरते, बारबोसा, नूनेज और पेश जैसे विदेशी नागरिकों ने किया था, और ये विजयनगर शासकों ने जो है वास्तुकला निर्माण में पर्याप्त ध्यान दिया था, ये इन लोगों ने बताया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में चित्रकला और संगीत से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा है जो सही है। ए, बी, क्या इसमें से कौन सा सही है पूछ रहा था, क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही दो, बताइए इन चारों में से सही जवाब क्या होगा। केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा।
बस कुछ ही देर में आपकी क्लास भी अब ख़त्म होने वाली है, इसलिए मैं अलार्म बजा देता हूँ कि जिससे आप लोग परेशान ना हो कि सर क्लास कब ख़त्म होगी ये वो। कुछ लोग देखते हैं इतने छोटे छोटे प्रश्नों में भी हड़बड़ा जाते हैं। अभी जब 50-50 और 100-100 प्रश्नों का जब सीरीज चालू करूँगा तब फिर क्या होगा आप लोग का। हाँ, फिर ये है कि उसमें कई सब्जेक्ट्स मिस रहेंगे, उसमें एक सब्जेक्ट वाइज नहीं चलेगा। उसमें जैसे जब 50 का चलेगा उसमें 2 से 3 सब्जेक्ट होंगे, जब 100 का चलेगा तो उसमें लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट होंगे जो आपके पेपर में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, क्वेश्चन नंबर 12 का जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ए, यानी कि केवल एक। क्या था केवल एक? क्या कह रहा है कि चित्र का कि जो है सल्तनत काल में प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सितार, सारंगी और तबला का पतन नहीं बल्कि अत्यधिक विकास हुआ था। ठीक है, तो यानी कि 2 तो गलत हो गए, जब 2 गलत हुआ है तो एक सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि धीरे धीरे इन लोगों ने शुरुआत किया था, फिर उसे जो है मुगल काल में और बढ़ाया गया था। अब बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से थे, बताइए किसने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अब बताओ इससे इजी प्रश्न क्या हो सकता है, मतलब क्या ही इससे इजी प्रश्न होगा। अगर आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ने जा रहे हो, उसके क्विज करोगे तो इससे इजी प्रश्न क्या ही होगा। अगर ये गलत कर रहे हो तो सही बताओ आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, बस ये जान के चलो। अगर पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन ज़िंदगी में गलत नहीं होंगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या कहा है कि भारत पर आक्रमण करने के लिए लोधी सुल्तान से असंतुष्ट लोधी सरदार और मारवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा जी थे। तो राणा सांगा और लोधी सरदारों ने जो है इन्हें आक्रमण करने के लिए नामंत्रित किया था। कौन थे? बाबर थे। बाबर की भी कहानी बड़ी अलग थी। आए, कुछ दिन जीते, फिर हारे, फिर लौट गए, फिर दोबारा आए, और फिर जब दोबारा आए तो फिर पूछो ना, फिर तो कई 100 सालों तक जो है भारत पर इनका जो है पूरा मुगल कालों ने शासन किया। बाबर ने किस युद्ध में लोधी सुल्तान को हराया, बताइए। इब्राहिम लोधी जो थे, जो लोधी सुल्तान, तो कौन से युद्ध में हराया। बस आपकी क्लास अब ख़त्म होने वाली है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया भैया, बहुत अच्छा प्रश्न था, मतलब इसे तो गलत करके क्या ही बताया। पानीपत का प्रथम युद्ध, भैया कितनी बार बताएं, रट लो। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोधी सुल्तान जो इब्राहिम लोधी को हराया था, और उसने पंजाब, दिल्ली और बिहार तक जो है गंगा के मैदानों तक अपना अधिकार भी कर लिया था, सोचो। और फिर आपको पता ही है कि 1526 में पानी के प्रथम युद्ध के बाद बाबर 1530 में मर गया था। इसी 4 साल में जो है वो बहुत घूमा टहला, बहुत कुछ किया था। चलिए आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट अपने दोस्तों के साथ क्लास अगर आप लोग देख लेना फिर भी शेयर कर दिया करें, कि मतलब बता दिया करो कि आज की क्लास देखो कैसी, आपको अगर अच्छी लगी तो उन्हें बताओ ना। और कितनी ज़रूरी जानकारियाँ देता हूँ, कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, वो सब उन्हें बताओ, शेयर करो। और साथ ही अगर पहली बार देख रहे हो भैया तो सब्सक्राइब कर दो यार, कम से कम सब्सक्राइब करोगे तभी तो पता लगेगा मुझे कि हाँ मेरा परिवार बढ़ रहा है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो मतलब लोग देखना पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों ने देख लिया तो लाइक कर दें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ जाए मुझसे भैया, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, फ्री PDF मिलेगी, वही PDF से आपको रिवीजन के लिए काम आएगा। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ। और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, जहाँ आपको जो है डिफरेंट पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट, पढ़ाई से रिलेटेड पोस्ट होंगे। फालतू की चीज़ें मैं वहाँ पर नहीं करता। ठीक है, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि फालतू चीज़ों के लिए आपके पास दिन भर में ऑलरेडी 22 घंटे होते हैं। ठीक है, तो जो 2 घंटा होता है वो मेरा कोशिश है कि अगर आप लोग दिन भर में 1 से 2 घंटा अगर मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको पढ़ाई करा दूं, बाकी 22 घंटा तो आप लोग कितना पढ़ते हैं वो आप ही जानते होंगे। ठीक है, चलिए आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में बाबर की सफलता का प्रमुख कारण क्या था, बताइए। यहाँ पर कह रहा है कि जो बाबर आया था उसकी सफलता का प्रमुख कारण क्या था, ABCD। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे जवाब दिया। और आज की क्लास को ही ख़त्म करते हैं, फिर अभी शाम को 6:30 बजे मिलेंगे। और जिन्होंने अभी सुबह 8 बजे 8 बजे क्लास चली थी करंट अफेयर्स की, नहीं देखा है तो उसे मैं भैया पिन कर दे रहा हूँ, ज़रूर से ज़रूर देख लो यार। आप लोग पता नहीं क्या हो जाता है, क्लास ही देखना नहीं पसंद करते, बड़ी दिक्कत यही है। इतनी मेहनत करके इतनी टाइम से सभी चीज़ें आपके लिए लेकर के आता हूँ, फिर भी आप लोग क्लास नहीं देखते, तो ये गंदी बात है। और करंट अफेयर्स को हल्के में ना लो, 5 से 7 क्वेश्चन UP BED में आया था पिछली बार जो मैंने पढ़ाया तो उसमें से आ गया था, तो लोगों ने धन्यवाद कहा था। जो नहीं पढ़ के गए थे वो बाद में कह रहे थे अरे मेरा 2 सही हुआ होता तो मेरा जो है ये रैंक और अच्छा हो जाता। तो बाद में ये कहने से अच्छा है आज से पढ़ना चालू रखो। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या D जवाब दिया उपर्युक्त सभी वो सही कर लें। उनके पास कुशल और प्रशिक्षित घुड़सवार सेना थी, युद्ध में तोपखाने का प्रयोग था, और साथ ही साथ क्या असंगठित अफगान शक्ति थी। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या D जवाब दिया सही कर ले। चलिए आज की क्लास को ही ख़त्म करते हैं, अभी फिर मिलूँगा आपसे मैं 6:30 बजे। और
उस समय मैं आप लोग को क्या भूगोल पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट शेयर करते रहें, और 7 बजे सुबह 8 बजे की क्लास जिसे मैंने पिन कर दिया है, इसे ज़रूर से ज़रूर देख लें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मिलता हूँ 6:30 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। और पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। ओके, लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कैसी लगी।